एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बनी हुई है, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज़ का ये कहना है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का सरकार गलत यूज़ कर रही है। ठीक है। अब ये एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जो ताकत है वो मनी लॉन्ड्रिंग को लेके बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक कि ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के क्या तरीके हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी हुई कौन सी संस्थाएं हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कुछ चीज़ों को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आज हम सिर्फ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को देखना चाहते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जैसे और भी कुछ संस्थाएं हैं, जैसे हम लोग ऑलरेडी सीबीआई के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग ऑलरेडी चीफ विजिलेंस कमीशन के बारे में पढ़ चुके हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एक्सेट्रा। ठीक है। आज जो हमारा फोकस है वो मनी लॉन्ड्रिंग पे ना होके पीएमएलए एक्ट पे ना होके, क्योंकि इनको हम बार बार अलग अलग जगह पढ़ चुके हैं, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सिर्फ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का देखना चाह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस टॉपिक की, या जो भी टॉपिक आप स्टोरीज में, कम्युनिटी पोस्ट या टेलीग्राम चैनल पे देखते हो, जितनी भी इमेजेस, एक इमेज का मतलब होता है एक पीडीएफ, वो सारी ही पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन्ड है, उस पीडीएफ के कोर्स में मिल जाएगी। ठीक है। तो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। आई होप आप सभी ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया होगा, नहीं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, और अगर नहीं खुलती है किसी कारण से लिंक, तो चैनल का नाम है बुद्धि आईएएस अकेडमी। ठीक है। तो चलिए, हम लोग एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में जानना चाह रहे थे। कुछ की पॉइंट्स बता देता हूं मैं जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत आता है, जो कि फिनांस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इसे कुछ कानूनों के अंतर्गत ताकत मिलती है, या मैं यूं कहूँ ये कुछ कानूनों को एनफोर्स करवाता है, जैसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, या मैं कहूँ पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत ईडी जो है वो स्पेशल कोर्ट को भी सेटअप कर सकता है। पीएमएलए के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे पास लेक्चर्स में। ठीक है। फिर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, इसमें भी ईडी को बहुत बड़ी ताकत मिली हुई है। साथ ही ये एक स्पॉन्सरिंग एजेंसी है अंडर कॉफ़ी पोसा। इसका फुल फॉर्म जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद ध्यान रखना कि फॉरेन एक्सचेंज में जो घपले होते हैं, स्मगलिंग होती है, ऐसे केसेस से डील करता है कौन? कॉफ़ी पोसा। ऑफिसर्स की बात करें तो इसके 16 जोनल ऑफिस हैं। लगभग कितने हैं ज़रूरी नहीं जानना, यूपीएससी नहीं पूछता, या कोई भी स्टेट सिविल सर्विस। ठीक है। सिर्फ ये पढ़ रहे हैं तो हमने एक बार लिख लिया। जो जॉइंट सेक्रेटरी हेड करता है, 14 सब जोनल ऑफिस हैं जो डिप्टी डायरेक्टर हेड करता है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ जितने भी ऑफिसर हैं ईडी में, ये 2000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए सारे ऑफिसर्स को मिला के। अब मुद्दा आया है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ईडी का जो डायरेक्टर है उसकी जो टर्म है वो हमारी जो गवर्नमेंट है वो लगातार बढ़ा रही है। अच्छा, बढ़ा क्यों रही है? उसका ये कहना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में जो हमारे केसेस चल रहे हैं उसमें अगर एक ही आदमी उससे डील करे तो ज़्यादा अच्छा है, तो जिसने शुरू किया था वही उसको ख़त्म भी करे। इसलिए जो करंट चेयरपर्सन है, कौन है उनका नाम तो आप लोग बताओगे कमेंट में, मगर जो करंट चेयरपर्सन है उनकी टर्म को लगातार इंक्रीज किया जा रहा है। ठीक है। अब मुद्दा ये है कि अपोजिशन पार्टीज इस पे ये कह रही हैं कि पीछे असली वजह कुछ और है। वो ये है कि ये पपेट बैठा रखा है गवर्नमेंट ने अपना, कौन? ईडी डायरेक्टर, जो कि अपोजिशन पार्टीज पे बार बार रेड डाल रहा है। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या गवर्नमेंट से इस ईडी डायरेक्टर को कोई लालच है जो ये इनके कहने पे काम करता है? हमें देखने को मिलेगा हाँ ये बात तो है। तो देखते हैं ऐसा क्यों होता है। देखो, सबसे पहले ईडी डायरेक्टर की जो टर्म है वो 2 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 2 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे क्रॉस लगाना भूल गया हूँ, अभी लगा देते हैं। इट शुड नॉट बी लेस देन 2 ईयर्स। ठीक है। 2 साल से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैक्सिमम कितनी हो सकती है कोई पूछे तो? वो है 5 साल। वो कैसे हो सकती है? वो ऐसे हो सकती है क्योंकि इसका एक्सटेंशन पॉसिबल है। एक बार में सरकार 1 साल के लिए ईडी डायरेक्टर को एक्सटेंशन दे सकती है कि आप बने रहो, और ऐसा वो 3 बार कर सकते हैं। तो 3 साल ये हो गए और 2 साल ये हो गए।
अब मुद्दा आता है कि ये जो ईडी डायरेक्टर है इसका सिलेक्शन कैसे होता है। यहाँ पे आपको चीज़ पकड़ में आएगी। एक तो होते हैं चीफ विजिलेंस कमीशन और दो विजिलेंस कमिश्नर, है ना, मान लो सीवीसी की बॉडी होती है। फिर तीन होते हैं सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, कई बार रेवेन्यू सेक्रेटरी भी यहाँ पे लिखा रहता है, और डीओपीटी का सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। आ गया सरकार का लोड। अब आपको समझ में आया सरकार की कितनी क्यों चलती ईडी डायरेक्टर से। अगर वो बोलेंगे इसको कि जा वहाँ पे जाके रेड मार, तो मार देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना किस एक्ट को अमेंड करना पड़ता है। सीबीआई डायरेक्टर के लिए किस एक्ट को अमेंड करना पड़ता है इसकी टर्म के लिए, दिल्ली पुलिस स्पेशल स्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, और ईडी डायरेक्टर की टर्म के लिए चीफ विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 को अमेंड करना पड़ता है। ठीक है, कुछ प्रीलिम पॉइंटर्स आपसे पूछ सकते हैं, जैसे क्या ईडी बिना एफआईआर के किसी व्यक्ति पे इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर सकता है। जवाब है हाँ। क्या ईडी को प्रायर परमिशन रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की या किसी दूसरी अथॉरिटी की टू प्रोसिक्यूट पॉलिटिशियंस या गवर्नमेंट ऑफिशियल। जवाब है नहीं। तभी तो देखा नहीं आपने दिल्ली में होम मिनिस्टर सबको उठा के ले जा रहे हैं। कैन ईडी अटैच प्रॉपर्टीज ऑफ द अक्यूज अगर किसी केस में फंसी हुई, तो जवाब है हाँ। ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से ईडी के बारे में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए थी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इंडियन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।